मुझे पार्टी आदेश करे लड़ाने के लिए तो मुझे मोदी जी की सीट से लड़ाए, जहाँ से मोदी जी। बनारस से? हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है, मैं जरूर मोदी जी के सामने ही चुनाव लड़ूँ। बनारस से? हाँ बिल्कुल बनारस से लड़ूँ। सभी सीटों पर हम लोग चाहेंगे कि ये एक सीट पे भी ना रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते एक लोकसभा सीट की जनता को भी ये परेशान करें। एक भी लोकसभा की सीट अगर इनकी आती है तो ये एक लोकसभा को भी प्रभावित करके जनता को दुखी करके, अगर हमें एक तानाशाह को हटाना है तो सभी को एकजुट होना पड़ेगा। अगर 24 में चुनाव हो गया और ये जीत गया, हो सकता है फिर चुनाव ही ना हो। 24 में अगर ये आते हैं तो वाकई यहाँ तो चुनाव नहीं होंगे। फिर मणिपुर राज्य जल रहा, उसको जलता हुआ छोड़ करके चले गए अमेरिका में 21 तोपों की सलामी लेने। जनता जल रही है वहाँ, 50-60 दिन से वहाँ पे हिंसा हो रही है दो बिरादरियों के बीच में, और वहाँ पर आप सुलझारा करने की वजह अमेरिका चले गए। देश में 1.5 लाख करोड़ के आसपास में कर्जा ले लिया। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना कर्जा नहीं लिया 70 सालों के अंदर जितना मोदी जी ने लिया। मुझे 91 में गालियां दी, मुझे 92 में दी। सबसे कमजोर प्रधानमंत्री पहली बार मैं देख रही हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, सबसे कमजोर, जो जनता के आगे ऐसे गिड़गिड़ा रहा है, वोट के लिए गिड़गिड़ा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता पूनम पंडित है, उनसे बातचीत करते हैं। विपक्षी एकता की एक बड़ी बैठक पटना में हो रही है, तो पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। मैम, अब सवाल ये उठ रहा है, पटना के अंदर जो विपक्षी एकता हो रही है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं 2024 के लिए तैयारी है, और जो है शादी की तो तैयारी हो गई है, बारात की तैयारी हो गई है, दूल्हा कौन होगा ये पता नहीं है। देखिए, ये बैठक जो विपक्षी एकता की हो रही है, उस बैठक में बहुत सारे निर्णय होंगे, बहुत सारी लोगों की सहमति होगी। अगर आप तानाशाह को हटाने के लिए सब दूल्हा बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सब दूल्हा नहीं बन सकते, ये आप भी जानते हैं और ये विपक्ष भी जानता है। किसी ना किसी को फुटबॉल होगा। देखिए, सबको त्याग करना पड़ेगा, सिर्फ प्रधानमंत्री एक बनेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है कांग्रेस को त्याग करना पड़े, हो सकता है नीतीश कुमार पार्टी है उनको त्याग करना पड़े, ठीक हो सकता है सबको त्याग करना पड़े, सिर्फ एक ही बनेगा ना, एक ही बनेगा। ये बात अगर लोगों ने त्याग करने की नहीं सोची तो फिर से तानाशाह जो है काबिज हो जाएगा इस देश में, और फिर क्षेत्रीय पार्टी क्या करेंगे। आपको नहीं पता तानाशाह सरकार कौन है, आपको नहीं पता तानाशाही इतनी चल रही है। माँ का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो उसी दिन से आपने राग अलापना शुरू कर दिया, तानाशाह तानाशाह। गरीब माँ का बेटा पहले नहीं बना, पहले प्रधानमंत्री नहीं बने गरीब माँ के बेटे। आप ये बताइए, शास्त्री जी कौन थे, राजा रजवाड़े खानदान से थे क्या? वो भी गरीब माँ के बेटे थे। और तुम्हारा ये क्या नाम, अटल जी कौन थे? अटल जी कौन थे? गरीब माँ के बेटे पहले भी बने हैं। नरसिंह जी थे, वो कौन थे? वो कौन थे, है ना, कौन थे वो भी सब ऐसा नहीं है जिन्होंने इतिहास लिखा है, वो हमेशा गरीब परिवार से ही होते हैं। अमेरिका में डंका बज रहा है। शाह का इतिहास भी किसी ने पहली बार लिखा है कि अच्छा, आपने बताया अमेरिका में डंका बज रहा है, बिल्कुल बज रहा है। संसद में भाषण दे रहे हैं। हाँ, उनकी हाँ अमेरिकी संसद में एक सांसद ने और 2 सांसदों ने उनका विरोध भी किया है, आपने ये तो नहीं बताया। और अमेरिका के पेपर ने उनका विरोध किया है, आपने ये भी नहीं बताया है। मणिपुर राज्य जल रहा, उसको जलता हुआ छोड़ करके चले गए अमेरिका में 21 तोपों की सलामी लेने। जनता जल रही है वहाँ, 50-60 दिन से वहाँ पे हिंसा हो रही है दो बिरादरियों के बीच में, और वहाँ पर आप सुलझारा करने की वजह अमेरिका चले गए। पूनम पंडित मानती है भारत की धाक जमी है जब से मोदी जी आए हैं? बिल्कुल भी। देखिए, पूरी दुनिया में डंका बजा, और वो ऐसा बजा कि बज बज के वो फट गया। चाहे वो शिक्षा में लगा लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं में लगा लीजिए, चाहे वो भारत की संपत्ति को बेचने में लगा लीजिए, चाहे एक राज्य मणिपुर जल रहा है और देश का प्रधान सेवक प्लेन लेकर के अमेरिका चले गए अपना, ठीक है, ये उसमें लगा लीजिए। इस बात में डंका बज रहा है। देश का मिनिस्ट्री मीडिया कितना दिखा रहा है मणिपुर को, आप यूक्रेन को और रशिया के युद्ध को पिछले 1-1.5 साल से कंटिन्यू दिखा रहा है एक हिंदी का चैनल, और आपने मणिपुर को कितना दिखाया। ठीक है, अब ये बताइए 24 में क्या तैयार है? क्या पूनम पंडित भी चुनाव लड़ेगी क्या? देखिए, आज पहले तो यही बता दीजिए। देखिए, मैं तो लड़ती रहती हूँ, लड़ाकू हूँ। विधानसभा चुनाव आपने लड़ा। देखिए, मेरा चुनाव लड़ने का ये नहीं है कि मुझे स्पेशल एमपी लड़ना है। हाँ। जो हमारे साथी लड़ेंगे, जो हमारी पार्टी के कैंडिडेट लड़ेंगे, अगर हम उनको जाकर के सपोर्ट करेंगे तो वो भी लड़ना है, और वो कैंडिडेट से ज्यादा लड़ना हो जाता है, तो लड़ना तो है ही। गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? अरे मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई प्रत्याशी हमारा लड़ रहा है और हम उसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, अगर आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक लड़ रहे हैं, एक सीट से लड़ रहे हैं, तो अकेले लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी और बड़ा दिल दिखाकर हमारा समर्थन करे, हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से बड़ा दिल दिखाया है। अखिलेश यादव के जो स्वर्गीय पिताजी थे मुलायम सिंह जी, उनको भी मंत्री बनाया भारत सरकार में, ये आपको भी पता है।
ठीक, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का दिल बड़ा नहीं है। अखिलेश यादव जी को ये बात भी समझनी होगी कि जब मुलायम सिंह जी थे तो उनको केंद्र में मंत्री बनाने का काम, और सोनिया जी जितनी उनकी रिस्पेक्ट करती, शायद ही उनको ये बात याद रहे, तो उनको ये याद रखना चाहिए। बाकी समाजवादी पार्टी का जो विपक्ष में यूपी में है वो इसको हम झुठला नहीं सकते, बेहतर है ना। लेकिन ये सब जो बात होगी विपक्षी बैठक के बाद में, जो भी इनकी सहमति बनेगी, सबकी सहमति के ऊपर ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम अखिलेश यादव जी को नकार देंगे या फिर हम जयंत चौधरी को नकार देंगे, ऐसा नहीं है। अगर विपक्ष की बैठक हो रही तो बहुत सोच समझ के ही हो रही है ना। तो ये जो सारे जो 18 दल आज वहाँ पर जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जा रहे हैं, जयंत चौधरी नहीं गए हैं, कुछ पारिवारिक कारण है, और कई नेता नहीं गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये जो एक मैसेज जाएगा पूरे देश में कि भाई विपक्ष एकजुट है, मजबूत है, मोदी को हरा सकता है, और कोई एजेंडा भी है या फिर मोदी हराओ यही एक नारा है? देखिए, हम जब से सरकार इनकी आई है, हम तब से अब लोगों के बीच में, हमारे पास कितने एजेंडे, हमारे पास शिक्षा का एजेंडा, हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाओं का एजेंडा, हमारे पास स्कूल कॉलेजों का एजेंडा, हमारे पास कांग्रेस ने बनाई हुई धरोहर इन्होंने वो बेच दी, उसको संभाल कर भी नहीं रख रहे, उसका एजेंडा। हमारे पास क्या एजेंडा नहीं है? देश में 1.5 लाख करोड़ के आसपास में कर्जा ले लिया। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना कर्जा नहीं लिया 70 सालों के अंदर जितना मोदी जी ने लिया है। और उस कर्ज को लेकर के क्या किया है? 350 करोड़ के आसपास में प्रिंट मीडिया में खर्च किया, और जो सोशल मीडिया है, जो टीवी मीडिया, मिनिस्ट्री मीडिया, उसका जोड़ दीजिए। क्या ये सिर्फ अपने ऊपर खर्च करने के लिए कर्ज लिया है? क्या फिर देश का नाश करने के लिए खर्च लिया पैसा लिया है? ये दूसरी बात, आज तक देश में इतने प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, इस देश को दिया है। मोदी जी ने क्या दिया है? शिवसेना का जो मुखपत्र है, उनका जो अखबार जो निकलता है सामना, उसमें कहा गया कि अगर मोदी जी चुनाव जीत गए तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, लोकतंत्र खत्म हो वही बात जाएगा। समझनी चाहिए। वही बात तमाम विपक्ष को समझनी चाहिए कि ये सच बोला है उन्होंने। और इस बात को ऐसा नहीं है कि हवा में बोल दिया। पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ, तब आपने देख रहा, आज मणिपुर जल रहा है और मोदी जी अमेरिका में घूम रहे हैं। एक राज्य आपका जल रहा है और आप मणिपुर छोड़ करके कैसे अमेरिका घूम सकते हैं? इसका मतलब जनता जले तो जले, मरे तो मरे। 7 से किसानों की शहादत हो गई, तब इनको नहीं पता कि हमारे पास आंकड़े नहीं है। युवा नौजवान हमारा घूम रहा बेरोजगार, ठीक, बेटियों के बलात्कार हो रहे। साक्षी का लगा लीजिए, दिल्ली में, भाई दिल्ली राजधानी है इस भारत की, ठीक, और तमाम जिम्मेदार शासित, देखिए दिल्ली में केजरीवाल भी जिम्मेदार है, और इनकी जो सरकार है वहाँ पर, इनकी जो पुलिस है वहाँ गृह मंत्री की, वो भी जिम्मेदार है। गृह मंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि पुलिस इनकी वही करेगी जो ये कहेंगे। तो इन सब चीज़ों के हमारे पास ये मुद्दे हैं। और देश की संस्थाओं को तुमने जो बेचा, जो तुमने लीज पे दिया हुआ है बड़े बड़े उद्योगपतियों को, उस पैसे का तुमने क्या किया? आप ये बताइए, आप कांग्रेस नेता है, आप क्योंकि आप यूपी में आप रहते हैं, नोएडा में आपका आना जाना रहता है, दिल्ली आप आते जाते हैं, सटा हुआ दिल्ली है, उधर पंजाब है, क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ कंफर्टेबल है? देखिए, ये बताएंगे हमारे जो लीडरशिप है। आपको क्या लगता है? देखिए इसमें मेरी जो पर्सनल राय है, मैं उसमें यही बोलूँगी कि अगर हमें एक तानाशाह को हटाना है तो सभी को एकजुट होना पड़ेगा। अगर 24 में चुनाव हो गया और ये जीत गया, आपने जैसे मुझे बताया शिवसेना का अखबार निकला, हो सकता है फिर चुनाव ही ना हो, तो क्या अरविंद केजरीवाल कर लेंगे, क्या अखिलेश जी कर लेंगे, क्या मोदी जी झोला टांग के चल देंगे? वही मैं बोल रही हूँ ना, अगर वो झोला में सारा समेट के, हिंदुस्तान की सारी संपत्ति को समेट करके निकल लिए, तो तुम क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? नीरव मोदी भाग गया देश का कर्जा लेकर के, ललित मोदी भाग गया देश का कर्जा लेकर के, कितने उद्योगपति इनके टाइम में कर्जा लेकर के भागे, और एक गरीब को लोन नहीं देते ये, किसान को लोन नहीं देते ये। और तो सोचिए, इतने लोग भाग गए, आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। 24 में अगर ये आते हैं तो वाकई यहाँ तो चुनाव नहीं होंगे। फिर क्या, तो अखिलेश यादव कर लेंगे, क्या आम आदमी वाले कर लेंगे? ईवीएम को लेकर भी आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मैं तो यही बोलूँगी कि बेशक हम कर्नाटक और हिमाचल जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, जनता ने वहाँ पर बदलाव किया है, लेकिन मैं फिर भी ईवीएम के लिए यही बोलूँगी कि ईवीएम हमारे देश के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि ईवीएम को जिसने बनाया जापान में ही ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। और 1.5 लाख के करीब आसपास में चुनाव के दौरान ईवीएम खराब का वो भी आया था, और ईवीएम को एक हाँ हो सकती है, तो फिर हम मशीन का इस्तेमाल करें क्यों हम जापान की मशीन का इस्तेमाल करें जब जापान ही नहीं कर रहा है इस मशीन? आप फोन यूज करते हैं, फोन भी खराब हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी पर आपको भरोसा तो करना पड़ेगा ना। फोन एक ऐसा नहीं है कि फोन प्रधानमंत्री बनाता है, समझ गए? ईवीएम प्रधानमंत्री बनाता है, आप ये समझिए। तो फिर आप ऐसी चीज को जो लोकतंत्र के हित में नहीं, आप क्यों उसको रख रहे हो? बताइए, मशीन तो ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा है? क्यों नहीं है? जब आप एक बात बताइए, इतनी वीडियो वायरल हुई 2022 के चुनाव में, इतनी वीडियो वायरल हुई बंगाल के चुनाव में, आपको पर्ची मिलता है। देखिए कितने तो वीडियो फोटो ऐसे भी आई कि लोग आप बटन दबा रहे हैं कहीं और निकल के आ रहा है सिर्फ कमल का फूल। ये भी तो हो रहा है, ये भी तो बताइए आप कि ये भी बहुत हुआ है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब नहीं निकलता था? देखिए, मैंने आपको साफ बोला
कि हिमाचल में बेशक हम चुनाव जीते हैं, नहीं, हम 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, जी, जब केंद्र में सरकार थी तो जब ईवीएम शुरू में आया था, तब आपको नहीं आता था? देखिए तब तो मेरे को नहीं पता कि देखिए तब तो मेरे को मेरी वोट भी नहीं थी, तब तो मेरी वोट भी नहीं थी। 2014 से पहले मेरी वोट नहीं थी। मैंने तो देश के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया अपनी वोट से, तो सवाल भी तो उन्हीं से करूंगी। मेरे परिवार जो है वो वोट देते थे, मेरी मदर देती, मेरे फादर, मेरे भाई, हमारा पूरा परिवार। कट्टर मोदी भक्त पूनम पंडित कैसे मोदी विरोधी हो गई? देखिए मैं भक्त कभी नहीं हुई, मुझे लगा कि बदलाव होगा, कि भाई आज प्रधानमंत्री ये हैं और बड़े बड़े वादे किए, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, बेटियां सुरक्षित रहेंगी, गहने पहन के निकलेंगी बेटियां। यहाँ तो बेटी अपने आप ऐसे ही नहीं निकला, रात के 12 बजे गृह मंत्री का बयान भी। तो मैंने सोचा भाई परिवर्तन है। तो 2014 में जब हुआ, जब मेरा वोट नहीं था, लेकिन जब 19 में फिर से यही भाषण, फिर लोग वो पुलवामा कांड हो गया, इन्होंने पुलवामा कांड पे बहुत वाहवाही लूटी, इतने हमारे 40 जवान शहीद हो गए, उनको इंसाफ आज तक नहीं मिला है, ठीक। और तो ये हमने सोचा कि बदलाव। ठीक है, आप ये बताइए, क्या मोदी को हराने के लिए सारे दलों को एकजुट आना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी मोदी को हराया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है? और अगर सारे लोग एकजुट हो गए, सारे एक साथ आए, मोदी जी कहेंगे देखो भाई मुझे हराने के लिए ये सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। देखिए उनका तो काम है, मुझे 91 में गालियां दी, मुझे 92 में दी। सबसे कमजोर प्रधानमंत्री पहली बार मैं देख रही हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, सबसे कमजोर, जो जनता के आगे ऐसे गिड़गिड़ा रहा है, वोट के लिए गिड़गिड़ा रहा है। आपने देखा मोदी जी कमजोर होते तो सबको एकजुट ना होना पड़ता? देखिए इंसान की नीतियां है ना, वो खतरनाक होती हैं, अंदर से तो वो कमजोर ही है। अगर वो अंदर से कमजोर ना होते तो वो राहुल गांधी से इतने विचलित ना होते। अगर वो कमजोर ना होते तो वो बैकफुट से जो है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द नहीं कराते। अगर वो कमजोर ना होते तो मणिपुर एक राज्य जल रहा है, वहां जाते, जनता से मिलते, वहां शांति की अपील करते। अगर वो कमजोर ना होते। प्रधानमंत्री लग रहा है राहुल गांधी बनेंगे? देखिए अगर विपक्ष, देखिए अगर विपक्ष आता है तो पता नहीं राहुल गांधी जी बने या प्रियंका जी बने, सोनिया जी बने, खड़गे जी बने, कौन बने मुझे इसकी कोई जानकारी है नहीं। बाकी तो हमारे नेता को लालच नहीं है। अगर लालच होता तो 2 बार सरकार रही, वो प्रधानमंत्री बन सकते थे और एक से एक मंत्रालय अपने पास रख सकते थे, मौजूदा सांसद भी थे। जैसे आज सबसे मजबूत मंत्रालय मोदी जी ने अपने कब्जे में लिए हुए हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। हमारे नेता को लालच नहीं है। कितनी सीटों का आपको अनुमान है? हम पूरी जो है अपनी सभी लोग मिलकर के जो है 450 सीटों की लड़ाई हो रही है। ये देखिए विपक्ष एकजुट हो रहा है, 450 सीटों। देखिए हम 500 कुछ सीटें हैं, 543 सीटें हैं, तो सभी सीटों पर हम लोग चाहेंगे कि ये एक सीट पे भी ना रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते एक लोकसभा सीट की जनता को भी ये परेशान करें। तो आपको लग रहा है कि विपक्ष जो है सरकार बना पाएगा 24? जी बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अभी जैसे चुनाव में अभी 1 साल का समय है और उससे पहले जो गठबंधन हो रहा है, ये सारी चर्चा हो रही है, इससे पहले 2019 से चुनाव से पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन उस तरह से वो नहीं हो पाया। देखिए 19 का चुनाव जो था वो काफ़ी युवा जो था, युवा ने अपना रुख 2 करोड़ रोजगार के ऊपर, देखिए 2 करोड़ रोजगार के ऊपर दिया था। मैं तो खुद बोल रही हूँ कि मैंने रोजगार के ऊपर भी दिया था, वो बन चुका। अब सारी जिंदगी आप राम मंदिर पे ही लोग हैं। राम मंदिर पहले ही बना हुआ था। अगर राम मंदिर वहाँ बना हुआ नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ राम मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं देता। आप ये बात समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है बीजेपी के पक्ष में क्या जा सकता है, मोदी जी के पक्ष में क्या जा सकता है? अब उनके पक्ष में सिर्फ चमचों के सिवा कुछ नहीं है। मनोज मुंतशिर जैसे जहर फैलाने वाले लोगों के सिवा कुछ नहीं है। उनके पक्ष में। कितनी सीटें मोदी जी के लिए? मैं तो चाहती हूँ कि उनकी सीट नहीं आनी चाहिए। वैसे तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए, हमारी ये विचारधारा है। विपक्ष में अगर बीजेपी रहे तो वो भी अपने हिसाब से थोड़ी सी मजबूत रहना चाहिए, ताकि जनता की आवाज़, अगर हो सकता है हम पे कुछ गलती हो जाए तो वो याद दिलाते रहे। लेकिन एक भी लोकसभा की सीट अगर इनकी आती है तो ये एक लोकसभा को भी प्रभावित करके जनता को दुखी करेंगे। आप ये बताइए पूनम पंडित, क्योंकि ऐसे तो है नहीं आप एनजीओ में नहीं, आप तो एक पार्टी में है, आप चुनाव पहले भी लड़ चुकी है, अब भी एक नेता के लिए ख्वाब होता है कि भाई विधानसभा लड़े तो लोकसभा भी लड़े। नहीं, तो आपका इंटरेस्ट कहाँ है? देखिए मेरा इंटरेस्ट है कि मैं जो है मेरा इंटरेस्ट है कि जो हमारे भाई साथी लड़ेंगे, हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी लड़ेंगे, मैं सभी का प्रचार करने के लिए जाऊं और उनका प्रचार देश भर में जाएंगी पूनम, जितनी मुझसे मेरी कैपेसिटी होगी। ऐसा तो नहीं है भाई इतनी 543 सीटें हैं तो मैं जहाँ तक मैं जा सकती हूँ मैं सभी का प्रचार करने के लिए जाऊँ। लेकिन फिर भी आप अपने लिए जो भी पार्टी मेरे को चुनेगी, मेरे को जहाँ से भी लड़ाने का आदेश देगी, लड़ लेंगे। बाकी लड़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने भाइयों को सपोर्ट करके चुनाव लड़ाओ।
लग रहा है कि कहीं सीट ना निकले तो इससे बढ़िया भाई पीछे रहे अपना। नहीं, मैं तो बिल्कुल बोल रही हूँ सीधा, अगर मुझे पार्टी आदेश करे लड़ाने के लिए तो मुझे मोदी जी की सीट से लड़ाए, जहाँ से मोदी जी। बनारस से? हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है? बनारस से चुनाव लड़ने क्यों नहीं लड़ सकती मैं? क्यों नहीं लड़ सकती? आप ये बताइए, बनारस के मुद्दों को लेकर के लड़ सकती हूँ, देश के मुद्दों को लेकर के लड़ सकती हूँ। देश में मेरी जैसी बेटियों के कितने बलात्कार हुए, मोदी जी चुप है। मणिपुर राज्य जल रहा है, मोदी जी चुप होकर के अमेरिका चले गए। देश में किसान आंदोलन हो गए, 700 लोगों की शहादतें हो गई। तो मैं इन मुद्दों पर चुनाव लड़ सकती हूँ। मेरी पार्टी में मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, लेकिन अगर मेरी पार्टी मुझे चुनाव लड़ाना चाहेगी तो मैं जरूर मोदी जी के सामने ही चुनाव लड़ूंगी। बनारस से? हाँ बिल्कुल बनारस से लड़ूंगी। क्या दिक्कत क्या है बनारस से लड़ने में? बनारस हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? बनारस यूपी का हिस्सा नहीं है? बनारस संतों की भूमि है और मेरे ऊपर संतों का बहुत आशीर्वाद है, ये ध्यान रखिएगा। देश के बड़े बड़े तमाम महंतों का बहुत आशीर्वाद है। लग रहा है बनारस में मोदी हरा पाएंगे? देखिए बिल्कुल, क्यों नहीं हरा सकती? एक बेटी जब हराएगी ऐसे शासक को जो मणिपुर को जलता हुआ छोड़ करके चले गए, तो ये भी एक इतिहास होगा। ठीक है, तो ये थी पूनम पंडित। इन्होंने जो है इशारों में सारी बातें कह दी और यहाँ तक कह दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी मौका देती है तो बनारस से चुनाव लड़ने से भी पीछे नहीं हटेगी। और विपक्षी एकता को लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।